हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट संडे यानी 9 फेब को आईआईटी जैम 2020 का एग्ज़ामिनेशन ओवर हो चुका है और ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं जैम के। तो आज के इस डिस्कशंस में मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम था उसका क्या लेवल था, यानी हम उसको इजी कैटेगरी में रखें या इजी टू मॉडरेट में रखें, मॉडरेट टू टफ़ में रखें या कुछ ज़्यादा ही टफ़ में रखें। फिर मैं आपको स्टूडेंट्स के मिक्स रिएक्शंस भी बताऊंगा जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताए हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पढ़ रहे थे तो वो भी बताऊंगा। फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि आईआईटी के लिए एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा और आपको एनआईटी के लिए सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए और उसके बाद क्या, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम बेकार गया होगा, वो अच्छी तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए होंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के पास हैं, तो सॉल्यूशंस मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि जिनका अच्छा गया है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिनका अच्छा नहीं गया है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मैं क्या बोलने वाला हूँ। हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा था। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न अगर मैं मिक्स्ड रिएक्शंस की बात करूँ और जैसे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स बता रहे हैं उतना ज़्यादा टफ नहीं था। और कुछ स्टूडेंट्स के जैसे अगर मैं मिक्स्ड रिएक्शंस की बात करूँ तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर पेपर लेंथी था, यानी आसान था बट लेंथी था, जिसमें कि फॉर्मूले डायरेक्ट फॉर्मूले के बेसिस पर भी क्वेश्चंस आए थे। तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चंस यानी 10 to 12 क्वेश्चंस वर ऑफ डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस थे, 10 से 12 क्वेश्चंस। अब इसके बाद स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर कुछ नेट में प्रॉब्लम हुई, कोई स्टूडेंट्स कह रहा है कि सर एमसीक्यूज में प्रॉब्लम हुए। तो ये जो मिक्स्ड हमें एनालिसिस मिलते हैं स्टूडेंट्स से, उनके बेसिस पर अगर हम पता लगाएं तो एग्जामिनेशन का लेवल ज़्यादा आसान भी नहीं था, तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं था, यानी आप समझ सकते हो कि एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट लेवल का था। एग्ज़ाम का जो पोर्शन था वो मॉडरेट था। स्टूडेंट अगर ये एनालिसिस करके जाता, जैसे 2018 का पेपर अगर हम देख लें तो 2018 की पेपर की तरह मैं इसके कंपैरिजन कर सकता हूँ, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा आसान, मॉडरेट लेवल, जो कि स्टूडेंट अगर 60 में से 30 क्वेश्चंस या 35 क्वेश्चंस करके आ रहा है तो उसके चांसेस बनेंगे ज़्यादा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाए हैं या जो कम नंबर करके आए हैं या इवन उनका बहुत ज़्यादा ही बेकार हुआ है तो उनके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बचती हैं। मैं इस वीडियो में वो भी बात बताने वाला हूँ। तो पहली बात तो आपको क्लियर होगी कि एग्ज़ाम का जो लेवल था, जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताए हैं अलग अलग रिएक्शंस, जो मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स से मैंने बात की है इन 2 डेज़ में, तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर पेपर आसान था। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि सर हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया या हमें समझ में नहीं आया, हम नर्वस हो गए एग्ज़ाम के टाइम। तो वो सारी चीज़ें अगर हम देख लें तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि मॉडरेट लेवल था, ज़्यादा टफ नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं था। और जब मेरे को ये पता चला कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आए, 10 से 12 क्वेश्चंस कह रहे हैं कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे, तो ये भी एक अच्छी बात है कि इससे एग्ज़ाम का लेवल पता चलता है कि एग्ज़ाम ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर कि सर आपके अकॉर्डिंग जब आपको ये बात पता चली तो आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होना चाहिए। देखिए कट ऑफ का मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी वो सारे स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। तो अगर मैं ये कंसिडर कर लूँ, मैंने ये भी पूछा था स्टूडेंट से कि सेंटर पे कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको दिखे फिज़िक्स के, तो ऐसे पता तो नहीं चल पाता है लेकिन एक आइडिया लग जाता है कि इतने सारे स्टूडेंट थे। तो अगर हम हाफ ऑफ भी बांटे, जैसे उस दिन मैथ्स का भी एग्ज़ाम था शायद या स्टैट्स का, तो हाफ ऑफ भी बांट दे तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कहीं पर मेरे यहाँ सेंटर बहुत ज़्यादा थे, कहीं इस सेंटर पे बहुत कम ही थे। तो अगर मैं ये मान लूँ कि 15,000 से 16,000 बच्चे यानी 15K to 16K स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया है 2020 में, तो आपका कट ऑफ 19 से लेकर 22 मार्क्स यानी 19 to 22 मार्क्स का रेंज बनता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यानी ये मार्क्स इसी रेंज में से कोई एक होगा। सबसे लोएस्ट मेरे हिसाब से 19 जा सकता है, सबसे हाईएस्ट 22 जा सकता है एज द पेपर वर मॉडरेट लेवल। तो ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये वेरी कर सकती है और इवन बहुत ज़्यादा भी वेरी कर सकता है। ये मेरे हिसाब से जो मेरे को रिएक्शंस मिले, जो मेरा रिव्यू बताता है एग्ज़ाम का, जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग 19 से लेकर 22 तक जो रेंज है मेरी, वो उसके अकॉर्डिंग आपका
एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगा। तो दो बातें आपको क्लियर हो गई। मैंने आपको बता दिया पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा टफ नहीं था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 19 से लेकर 22 के बीच में होगा, आप एवरेज भी निकाल सकते हैं, यानी 20-21 मार्क्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, ज़्यादा लो नहीं जाएगा। 2019 का पेपर इतना आसान था, तब भी 25 मार्क्स 24.66 24.66 मार्क्स का ही कट ऑफ था, इतना आसान था तब भी। तो इसलिए मेरे हिसाब से 19 से लेकर 22 मार्क्स वाले जितने हैं, या जो सोच रहे हैं एक्सपेक्टेड करके कि मेरे इतने तो आ ही जाएंगे, वो क्वालिफाइड है एग्ज़ाम में। बट जैसा आपको पता है कि क्वालिफिकेशन से गारंटी नहीं होती है कि आपका एडमिशन आईआईटी में हो जाएगा, उसके लिए आपको एक हाई मार्क्स हाई स्कोर गेन करना पड़ता है एग्ज़ाम में। तो अगर मैं उसकी बात करूं कि सर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए ना मेरे पास अभी कोई पेपर है, जब पेपर आएगा तो मैं कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस बना के डालूंगा यहाँ पर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने सही हैं या कितने गलत है। लेकिन उस टाइम तक आप ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी, आप मैच भी कर सकते हैं। तो अगर आपके 50 से ज़्यादा बन रहे हैं, 50 अगर आपने कहीं ना किसी न किसी या अपने अकॉर्डिंग ही मेरा ये तो सही है, कहीं ना कहीं से एनालिसिस किया है, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे 50+ स्कोर बन जाएगा, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको आईआईटी मिल जाएगा। और अगर 40+ है, 40+ मार्क्स आ रहा है, तो आपको चांसेस हैं कि न्यू आईआईटीज़ मिल जाएंगे। चांसेस हैं, मैं अभी कंप्लीट नहीं बोल सकता। 45+ है तो न्यू आईआईटी, और 50+ है तो आईआईटी, जो कि अच्छे आईआईटीज़ हैं, कुछ 8-10 जो न्यू आईआईटीज़ हैं, और सॉरी ओल्ड आईआईटीज़ हैं। तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, ये बस एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन है, ये मैं चेंज भी कर सकता हूँ अपने आने वाले वीडियो में जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपका बन सकता है। अब देखिए जो 4th पॉइंट है वो है कि सर एनआईटी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर बाई चांस आईआईटी में नहीं हुआ, आपके 30 नंबर आ रहे हैं या 32 नंबर आ रहे हैं या 35 नंबर आ रहे हैं, 25 नंबर आ रहे हैं, और आप लोग रिजर्व कैटेगरी के हो, तो आपको एनआईटी में जाना चाहिए कि नहीं? नहीं जाना चाहिए। मैं साफ साफ मना कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने रिएक्शंस लिए हैं कि एनआईटी में कैसी पढ़ाई हो रही है एमएससी फिजिक्स की, तो वो लोग अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनको नहीं मिला है जैसी पढ़ाई होनी चाहिए। हाँ, एनआईटी ट्रिची, इवन मेरे को तो कुछ स्टूडेंट्स यही बता रहे हैं कि एनआईटी ट्रिची में भी ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है। तो एनआईटी के सपने आप मत देखिए। अगर आपको आईआईटी नहीं मिलता है तो आप सीधा, मैं बार बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि आईआईटी को टॉप टू टॉप टक्कर देने के लिए जो कोलिजन्स हो सकते हैं दोनों के बीच में, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास, टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ, अगर आप बेकार में न्यूज़ या इन सब बातों पे, अफवाह या रूमर्स पे पड़ जाएंगे, तो आप जेएनयू को कहीं ना कहीं सोचेंगे कि सर वहाँ पर तो ये होता है या ये होता है, जेएमआई में ऐसा होता है, बीएचयू में ऐसा होता है। आपको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होता। साइंस के स्टूडेंट्स वहाँ रिसर्च करने के लिए जाते हैं। जो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर वो पॉलिटिक्स उनका एक रिसर्च वर्क ही है, एक तरीके से है। लेकिन आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, आपको अपने प्रोफेसर से मतलब होगा, आपको अपने रिसर्च वर्क से मतलब होगा। तो जेएनयू, बीएचयू और डीयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ को आप नहीं छोड़ेंगे, भले ही आपका आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 1 ही क्यों ना आ रहा हो। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 1 ही क्यों नहीं आ रही हो, आप तब भी इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भरिए। कभी भी आपको एरोगेंस में नहीं रहना है या ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि यार मेरा तो अब ऑल इंडिया रैंक आ गया है 50-60 या टॉप में आ गया है, मैं क्यों भरूँ उनका। मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे कि आईआईटी को भी छोड़ के वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वैसे। तो अगर आपको टॉप की आईआईटीज़ में मिल रहा है, आईआईटी कानपुर, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, खड़गपुर, गुवाहाटी, रुड़की, इन सब में एडमिशन मिल रहा है, आपका अच्छा स्कोर बन रहा है, तो आप जाइए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। लेकिन अगर आपका नहीं हो रहा है तो मजबूरी में आप किसी भी आईआईटी में एडमिशन मत लीजिए या किसी भी एनआईटी में एडमिशन मत लीजिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने हैं, अवेलेबल हैं। जैसे आईआईटी मंडी है, आईआईटी मंडी में आपके बीएससी के परसेंटेज के बेसिस पर वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी और एमएससी के 50% सीट्स के लिए। जो उनके 50% सीट्स हैं वो आईआईटी जैम के थ्रू भरते हैं, और जो 50% सीट्स हैं वो बीएससी के परसेंटेज के बेसिस पर होता है। तो अगर आपका 80% बन रहा है या 75% बन रहा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, अपने कैंपस में बुलाएंगे, आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा और उस टेस्ट के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, ये आईआईटी मंडी वाला जो है। तो ध्यान से, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। डीयू, बीएचयू और जेएनयू का, बीएचयू का फॉर्म ऑलरेडी निकल चुका है। अब देखिए बीएचयू के बारे में मैं थोड़ा इलेबोरेट करके बता दूं। बीएचयू में 2 कोर्सेज हैं। एक है आपके पास एमएससी फिजिक्स का, जिसमें 95 से ज़्यादा सीट्स हैं और 100 से कम है, यानी 96 या 97 सीट्स हैं। फिर एक कोर्स है एमएससी और एमटेक, एमएससी टेक जियो फिजिक्स का कोर्स है, जिसमें अराउंड 50 सीट्स हैं।
आप इन दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना है आपको। फीस भी दोनों की अलग अलग है और यहाँ पर एंट्रेंस भी दोनों का अलग अलग है। एमएससी फिजिक्स के एंट्रेंस में टोटली फिजिक्स आता है, सारा का सारा 120 क्वेश्चंस 2 आवर्स में करने होते हैं, सारे के सारे फिजिक्स के होते हैं। लेकिन जियो फिजिक्स में क्या होता है, 50% यानी 60 क्वेश्चंस फिजिक्स के होते हैं और 60 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के होते हैं, जो कि क्लास 12th के मैथमेटिक्स के होता है। तो आप दोनों में अप्लाई करिए। और एमएससी टेक जियो फिजिक्स तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो एमएससी के बाद जॉब के बारे में सोचते हैं कि सर मुझे हाई पैकेज का जॉब मिल जाए, क्योंकि ये कोर्स कैंपस प्लेसमेंट के लिए अवेलेबल है। वहाँ पर ON जैसी बड़ी कंपनी, सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट है, ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये वहाँ जाते हैं और कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट करते हैं। और इस साल 2020 में 20 लाख तक का पैकेज स्टूडेंट्स को मिला है, 20 lakhs का पैकेज मिला है और एवरेज पैकेज 12 लाख से होता ही है। और पैकेज आपको पता है आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, ये मैं आपको प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। IIT छोड़ के स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। अगर हम इस कोर्स की कट ऑफ की बात करें तो आपको ओनली 180 स्कोर करना पड़ेगा, 180 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, 50% स्कोर करना है। आउट ऑफ 360 आपका एडमिशन का चांस बन जाता है। तो ट्राई करिए, अपॉर्चुनिटी बहुत है। 3 महीने सामने आपके पड़े हुए हैं, आप क्यों सैड हैं, आप क्यों निराश हैं? आपके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे को पता चलती है मैं आपको बता दिया करूँगा। ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा डिप्रेस, ज़्यादा नर्वसनेस की बात ही नहीं है। और जिनका अच्छा गया है वो भी भरिए, जिनका 50 स्कोर बन रहा है, 60 स्कोर बन रहा है, वो ज़रूर भरिए आप। और बार बार कि सर मेरे को इतना स्कोर आ गया है, मेरे को मिल जाएगा क्या, ये पूछने से अभी कुछ नहीं होगा। अभी वेट करिए, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद आपको अपने आप ही पता चल जाएगा अब मुझे मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको अपना एक्सपेक्टेड बता दिया। इन सब से रिलेटेड अगर आप बार बार क्वेश्चंस पूछोगे तो आप भी थोड़े बार बार एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होगी, अगर बाद में तो हर्ट होगा आपको कि सर ने तो बोला था हो जाएगा लेकिन मेरा तो नहीं हुआ। तो मेरी बातों को अगर आप गौर से सुन रहे हैं तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी अपॉर्चुनिटी आगे है आपके सामने, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके नज़र में कि यार ये मेरे इलाके में, जैसे कोई पूना में रहता है या महाराष्ट्र में रहता है तो पुणे यूनिवर्सिटी है उसके लिए, या कोई राजस्थान में रहता है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके लिए, कोई दिल्ली में या कोई बाहर से भी आके दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहना चाहता है, पढ़ना चाहता है तो अप्लाई करिए। BHU वन ऑफ द बेस्ट, आपको नहीं पता लेकिन वन ऑफ द बेस्ट, IIT BHU से अच्छा है BHU, ये ध्यान रखिएगा। जियो फिजिक्स के लिए BHU से बेहतर कोई नहीं है। जिसको जॉब में जाना है BHU से अच्छा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। JNU MSc फिजिक्स के लिए टॉप पर आती है। IIT कानपुर की तरह वहाँ पर सिलेबस है उसका MSc फिजिक्स का। 2 ईयर MSc प्रोग्राम है और लास्ट ईयर का पेपर मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं हो हमारे, वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। मैं अपनी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वहीं पर डिस्कस करता हूँ और वहाँ पर 1200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। डिस्कशन करते हैं हम लोग कि क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। और जिन स्टूडेंट्स ने जेस्ट भरा हुआ है कि सर मेरा 16th को जेस्ट है, मैं आपको आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए फटाफट, आज ही ज्वाइन करिए अभी जाके। उस पर मैंने शेयर किया हुआ है कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इन 5 डेज़ में कवर करने हैं विद बुक्स। मैंने बुक्स भी लिख दी हैं और मैं शायद आज शाम तक कुछ नोट्स भी शेयर करूंगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। जेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जेस्ट का आपका अच्छी तरीके से हो रहा है दीजिए, इंटरव्यू क्रैक करिए और जाइए। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरा ख़राब गया है मैं क्या करूं। अपॉर्चुनिटी बहुत है सामने अपॉर्चुनिटी। और आपको फिजिक्स पढ़ना है, ना कि कंपटीशन क्रैक करना है। आपका टारगेट कुछ और है। आपने फिजिक्स ज्वाइन करी है तो आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो आगे जाके, तो आपका टारगेट तो फिजिसिस्ट बनने का है ना। आपका टारगेट ये नहीं है कि आप IIT में जाके वैसे ही टाइम पास करो। सारे स्टूडेंट पढ़ाकू नहीं होते हैं IIT में, सारे स्टूडेंट अच्छे नहीं होते हैं। कुछ डायरेक्टली जो ट्रिक बनाकर या रट के आते हैं वो भी होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि उनको फिजिक्स करनी भी है या नहीं करनी, जस्ट दे वांट टू गेट अ IIT डिग्री, जो कि एक तरीके से कंट्री के लिए भी लॉस है, क्योंकि जो पढ़ने वाला, जो फिजिक्स पढ़ने वाला है उसको एडमिशन नहीं मिल पाता है। क्योंकि एग्जामिनेशन, देखिएगा ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनेशन इज टोटली बेस्ड ऑन योर लक एट दैट टाइम। यानी जब आप कभी किसी सिस्टम पे या कभी किसी एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो ये सारा का सारा आपके लक पर डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में उस टाइम पर क्या कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं उस टाइम पर या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट बैठता है पूरा नर्वस हो चुका होता है, यार मैंने जो पढ़ा था सब भूल गया, अब क्या करूं। कभी जिस सेंटर में वो गया होता है वहाँ कभी माउस खराब, कभी कीबोर्ड खराब, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप आगे अपने गोल को देखो कि मुझे फिजिक्स पढ़नी है और उसके लिए बहुत रास्ते। आंध्र यूनिवर्सिटी है वन ऑफ द बेस्ट,
बहुत, मद्रास यूनिवर्सिटी है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपके इंडिया में अवेलेबल हैं जो कि आईआईटी से भी बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई वहाँ पर प्रोफेसर्स काफ़ी सीनियर्स होते हैं, एक्टिव रिसर्चर्स होते हैं, तो आप उनके बारे में सोचिए। 3-3 4-4 महीने पढ़े हुए हैं। अभी मैं IACS के बारे में बताऊंगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज, जो कि कोलकाता में है, इंटीग्रेटेड MSc PhD करवाती है। मैंने लास्ट ईयर ही बताया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भरा भी था और 1-2 स्टूडेंट्स का भी हुआ था। तो बस अपॉर्चुनिटी और गाइडेंस देने वाला होना चाहिए। मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, मैं बताता रहूँगा आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जेस्ट की तैयारी अगर आपने भरा है तो करते रहिए, नहीं तो आप शुरू कर दीजिए। BHU का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना है शुरू कर दीजिए, JNU का पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, DU का पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। 3 महीने हैं, फोकस्ड रहिएगा। जो आपने सिलेबस जैम में पढ़ा है वही सिलेबस आएगा, कोई डिफरेंट नहीं है। और करिए सॉल्व, कोई डाउट आता है उस टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मैं सॉल्व कर दूंगा, या बहुत सारे स्टूडेंट टैलेंटेड हैं वहाँ पर, वो सॉल्व करके भेजेंगे। ठीक है गाइज, ये सारा डिस्कशन अगर मैं रिजल्ट निकालूँ तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया, भूल जाओ उसको, ठीक है। और जिनका अच्छा गया है वो भी अब आगे की तैयारी के बारे में सोचें, या यही बात दिमाग में नहीं घूमता रहना चाहिए यार मेरा अच्छा गया है, मेरा अच्छा रैंक आएगा, आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सोचिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मुझे इतना सब बताना था। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि वो भी हो सकता है कि डिप्रेशन में चला गया हो या वो कुछ उल्टा सीधा चीज़ सोच रहा हो, तो उसे पता चलेगी ये सब बातें, तो अच्छा फील करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं शायद किसी यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूंगा, या नहीं तो जेस्ट के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, सो ख्याल रखिए अपना, और आगे के लिए पढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो फिर इवेपोरेट होने लगेगा जो आपके दिमाग में है। ठीक है, सो गुड बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।